सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा है आप सकुशल होंगे। वैसे पहले हमने पढ़ा भक्तिन। भक्तिन के प्रश्न उत्तर आप सबने लिख लिए होंगे और उस कहानी को भी आप समझ चुके होंगे। और बच्चों साथ साथ आपको याद भी करना है। और बच्चों आज बिल्कुल आपका मनपसंद टॉपिक होगा। बच्चों आप सबको खेलना तो बहुत पसंद है। सब खेल के लिए सबको गेम पीरियड चाहिए। बहुत गेम पीरियड में सब एकदम खुश रहते हैं। तो आज भी हमारा ये समझो ये हमारा गेम पीरियड है। और आप जैसे फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन ये सब खेलते हैं, लेकिन आज का हमारा जो खेल है वो थोड़ा सा भी नहीं। बच्चों आप संग ने कभी ना कभी पतंग जरूर उड़ाई होगी, उड़ाई है ना? और देख, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो देखते हैं ना किस तरह से हम एक दूसरे की पतंग को काटने के लिए, चाहे फिर हम गिर जाएं, किसी को चोट लग जाए, और हम बिल्कुल परवाह नहीं करते, एकदम मस्त उमंग में भरे रहते हैं। ऐसा ही होता है ना बच्चों? तो इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। और कविता क्या है? पतंग। पतंग कैसे उड़ती है, बच्चे किस तरह से झूम उठते हैं, किस तरह से किलकारियां मारते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे की पतंग काटते हैं। तो उसी बाल मनोविज्ञान को कवि ने यहाँ पे उकेरा है। तो कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पतंग कविता के कवि के बारे में जान लेते हैं। पतंग कविता के कवि हैं बच्चों आलोक धनवा। आलोक धनवा आधुनिक युग के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। इनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था। इनका कुछ कविताएं, जनता का आदमी, इनकी जो पहली कविता थी वो थी जनता का आदमी, जो सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद उनकी जो कविता प्रकाशित हुई उनका भागी हुई लड़कियां, ब्रोनो की बेटियों से, और इनका एकमात्र काव्य संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। इन्होंने थोड़ी रचनाएं की, लेकिन उनमें इन्होंने वास्तविक जीवन की वास्तविकता को, जीवन की सच्चाई को, उसको दर्शाया है। तो इनको प्रमुख सम्मान मिले हैं। उन सम्मानों के बारे में हम देख लेते हैं। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। तो आज हम आलोक धनवा की कविता पतंग पढ़ने जा रहे हैं। पतंग का नाम सुनते ही हमारा मन भी पतंग की तरह उड़ने लगा है। वही हमारा बचपन हमें याद आने लगा है। छोटे छोटे बच्चे थे, किस तरह से हम पतंग उड़ाते थे। पतंग कविता कवि का एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है में से लिया गया है। वैसे ही ये कविता बहुत ही लंबी है, लेकिन इस कविता के तीसरे भाग को ही हमारी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं, उमंगों, उनकी चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। बच्चों के क्रियाकलाप और प्रकृति में आए विभिन्न परिवर्तन का कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि बच्चे किस तरह से जब खेलते हैं किस तरह की गतिविधि करते हैं, और अलग अलग महीनों में किस तरह से प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। जैसे रंग बिरंगी पतंग है, वैसे ही बच्चों के मन में भी रंग बिरंगे सपने उड़ बुनते रहते हैं, चलते रहते हैं। पतंग ऊंचाइयों में, पतंग की आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती हुई पतंगों में भी हदें हैं। बच्चों का मन जिन्हें छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनको ये नहीं रहता कि मेरी थोड़ी नीचे, नहीं, वो आसमान की हर ऊंचाई तक बहुत सबसे ऊंची पतंग अपनी उठाना चाहते हैं। इसी को कवि ने बिंबों के माध्यम से एक शरद ऋतु का वर्णन, किस तरह से शरद ऋतु का चमकीला इशारा, जहाँ तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया है, दिशाएं मृदंग ढोलक की तरह बज रही हैं, जहाँ छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है बच्चों को, और दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे की। तो ये सारा वर्णन इस कविता में हम भारत की जो 6 ऋतुएं हैं उनका भी वर्णन है। तो हम कविता पढ़ने से पहले 6 ऋतुएं
उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और हम जनवरी फरवरी ये महीने जो अंग्रेजी के महीने, इनके बारे में तो हम सबको अच्छे से पता है, लेकिन बच्चों जो भारतीय महीने हैं उनके बारे में हमें अगर पूछा जाए तो आप तो क्या, आप बड़े बड़े लोग भी कई बार तो हम भी भूल ही जाते हैं। थोड़ा ध्यान करना, सोच के बताना पड़ता है कि अरे मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रयोग में नहीं आते। तो आज हम पहले कविता पढ़ने से पहले देखेंगे भारतीय महीनों के बारे में और भारत की 6 ऋतुओं के बारे में। तो भारत की 6 ऋतुएं। नंबर 1, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु गर्मी से पहले की ऋतु होती है, ठीक है। जो अब जो मौसम चल रहा है ये क्या है, बसंत ऋतु। फिर क्या आएगी, ग्रीष्म, जहां एकदम गर्मी पड़ती है। फिर वर्षा, और उसके बाद शरद ऋतु, फिर हेमंत, और फिर शिशिर। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी 6 ऋतु होगी बच्चों, बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर। तो हमको इन 6 ऋतुओं को याद रखना है कि भारत में 6 ऋतुएं हैं, कौन कौन सी हैं और किस किस समय ये आती हैं, हम ये तो हमें पता ही है। तो अब हम चलते हैं भारतीय महीनों के बारे में। जो अंग्रेजी का जो ये कैलेंडर जो हम बनता है वो महीना हमारा पहला किससे शुरू होता है, जनवरी से। लेकिन जो हमारा भारतीय जो महीने हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, चैत्र से, जिसे ग्रामीण भाषा में चैत बोल देते हैं, चैत। लेकिन उसको शुद्ध रूप उसका क्या है, चैत्र। चैत्र एक महीने में वही 30 दिन होते हैं, लेकिन इनमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। मतलब कई बार कहते हैं ना, अंधेरी रात आ गई, चांदनी रात आ गई, तो अंधेरी रात को कृष्ण पक्ष और चांदनी रात शुक्ल पक्ष। तो चैत्र मास कब आता है बच्चों, चैत्र मास आता है मार्च और अप्रैल, मतलब 15 मार्च से 30 मार्च और 1 मार्च से 15 मार्च। पखवाड़ा, पखवाड़ा 15 दिन को क्या कहते हैं, पखवाड़ा। तो दोनों महीने के 15-15 दिन में चैत्र, बैसाख अप्रैल और मई में। इसी प्रकार जेठ, मई और जून में, आषाढ़ जून और जुलाई में, श्रावण जुलाई और अगस्त में, भाद्रपद अगस्त और सितंबर में, आश्विन सितंबर और अक्टूबर में, कार्तिक अक्टूबर और नवंबर में, मार्गशीर्ष नवंबर और दिसंबर में, पौष दिसंबर और जनवरी में, और माघ जनवरी और फरवरी में, फागुन फरवरी और मार्च में। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ऋतुएं 6 ऋतु पता चल गई, कौन कौन सी, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। और भारतीय 6 महीने, चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, जिसको आषाढ़, और देसी भाषा में जिसे साढ़ बोल देते हैं वो आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद को भादो, भादवा भी बोल देते हैं, भादो भी, और कविता में इसको भादो कहा गया है। आश्विन को आसोज भी बोल देते हैं बेटो। कार्तिक, कार्तिक को कार्तिक, कार्तिक ग्रामीण भाषा में इसे कार्तिक कहते हैं। मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, फाल्गुन को फागुन बोल देते हैं। तो आशा है बच्चों आपको ये 6 ऋतुएं और भारतीय महीने याद हो गए होंगे। आपको ये 6 ऋतुएं और ये भारतीय महीनों के नाम अपनी कॉपी में जरूर लिखना है, और आगे से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बता पाए, ताकि कि हमें पता है कि भारतीय महीने कौन कौन से हैं। और भारतीय महीना का पहला महीना कौन सा है ये याद रखना है, कौन सा है, चैत। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी। और उसी प्रकार से फागुन भारतीय कैलेंडर का लास्ट महीना है, क्या, लास्ट महीना है। और वैसे हम जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसके हिसाब से दिसंबर सबसे आखिरी महीना होता है। ठीक है बच्चों, तो कल हम पढ़ेंगे हमारी कविता पतंग, जिसमें बच्चों की बाल सुलभ
हम पतंग कविता का एक पद्यांश अभी देख लेते हैं। हम पतंग कविता का पहला पद्यांश देख लेते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गई गया सवेरा हुआ। कह रहा है कि जो तेज तेज बौछारें बारिश होती थी वो कौन सा महीना था? भाद्रपद, जिसको मैंने अभी बताया भाद्रपद, और जिसको कवि ने क्या कहा है? भादो, जिसको जिसको कवि ने कहा है भादो। तो इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि भादो का महीना कौन सा है, ऋतु कौन सी है इसमें भादो में? वर्षा ऋतु, क्योंकि तेज तेज बौछारें कब होती हैं? वर्षा ऋतु में। ठीक है, कि कह रहा है कि मौसम बदल रहा है। भादो का महीना मतलब वर्षा ऋतु बीत चुकी है, चला गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंडों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पे कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवि ने क्या कहा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सवेरे को कैसा बता दिया है? खरगोश की लाल लाल आंखें। बच्चों, जब सुबह होती है और जब हम आसमान में देखते हैं तो आसमान हमें थोड़ा लाल लाल दिखाई देता है, तो कवि ने अपनी कल्पना से उसे क्या बता दिया है सवेरे को, कि वो कैसा है? खरगोश की लाल आंखों जैसा, सर्द आया पुलों को पार करता हुआ। और धीरे धीरे वर्षा, भादों का महीना चला गया, वर्षा ऋतु बीत गई है, और कह रहा है कि सर्द ऋतु आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो पुलों को पार करके आया है। यहाँ सर्द ऋतु को एक बच्चा मान लिया है कि एक बच्चा है और वो पुलों को पार करके आ रहा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। सुबह सुबह सूर्य की किरणें धीरे धीरे नीचे गिर रही हैं, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो सर्द ऋतु रूपी जो बच्चा है वो किस पे बैठा है? साइकिल पे। और उसकी साइकिल कैसी है? एकदम नई और चमकीली, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और कह रहा है कि वो जोर जोर से घंटी बजा रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और कह रहा है कि वो अब कवि अपने बचपन के दिनों में बच्चों के पतंग किस तरह से उड़ाते हैं, किस तरह से बच्चों को इकट्ठा करते हैं, कह रहा है कि वो अपना चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रहा है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके,